जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल पीएसएस क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ऊतक। टिश्यू का हम क्या 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 कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब बाबू ये बताइए, ऊतक होते क्या है? कोशिकाओं से ही तो ऊतक बनते हैं। जो भी कोशिकाएं हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, बहुत सारी वीडियो हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ाए हैं। आप वहां से कोशिकाओं का चैप्टर जाकर देख लीजिए, अब वहीं से पता चल जाएगी ऊतक का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन इसमें भी बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर क्या है? ऊतक है। पहला चैप्टर क्या था? कोशिका था, सेल। ठीक है, सेल वाले में सारा पार्ट आपको बता दिए थे, पूरा का पूरा उनके कोशिकाएं जितने थे उसको बता दिए थे, सेल डिवीजन बता दिए थे, कैसे मेल और फीमेल का निर्माण होता है, अंडाणु और शुक्राणु, इन सबको बता दिए थे। ठीक है, और कैसे स्त्रियों के लक्षण पुरुषों में चले जाते हैं, इन सबको सारे वीडियो हम आपको अपलोड कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में क्या बताएंगे? ऊतक। ऊतक से क्या होता है बाबू कि पूरे अंग का निर्माण होता है। ऊतक से क्या होता है? अंगों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बाबू आपको सेल बताए हैं। सेल से ही क्या होता है? टिश्यू का निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है। लेकिन कैसे निर्माण होगा? अब ये बताइए आपको, यहाँ पर मान लो हम यहाँ पर कई सारे ईंट बना दे रहे हैं, ईंट, ठीक है, ईंट बना दे रहे हैं। अब बाबू ये बताइए कि यह क्या एक दीवार बन सकती है? एक दीवार बन सकती है? नहीं बन सकती। कारण क्या है? क्योंकि ईंट का जो शेप है और आकार है, साइज है, ये एक जैसी नहीं है, इसलिए ये क्या दीवार नहीं बनेगी। अगर दीवार हमें ईंट की बनानी है तो ईंटों की दीवार जो होनी चाहिए एक साइज होनी चाहिए। ईंटों की साइज क्या होनी चाहिए? एक साइज होनी चाहिए, तभी ईंट की दीवार बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। वैसे सेम प्रोसेस ऊतक में भी है। अगर हमारी कोशिकाएं जो होंगी एक जैसी होंगी, रचना तथा कार्य में एक जैसी होंगी, तब वो ऊतक का निर्माण करेंगी। समझ में आया? रचना तथा कार्य में एक जैसी होगी तो वो ऊतक का निर्माण करेगी। ठीक है, ये ऊतक वाले चैप्टर हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको। पहले ध्यान देंगे, सेल को क्या कहते हैं? कोशिका। ऊतक, टिश्यू को क्या कहेंगे? ऊतक। ऊतक का अर्थ क्या होता है? ऊतक का अर्थ होता है टेक्सचर या फिर बनावट। इंग्लिश में कहेंगे तो टेक्सचर और हिंदी में कहेंगे तो बनावट। किसी भी अंग का, किसी भी शरीर का, किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का अगर बनावट की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है वो ऊतक ही कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम। एक ये तो हो गया कि कोशिकाएं कैसे कहलाएंगी, ऊतक किसे कहेंगे? जो रचना तथा कार्य में एक जैसे हो वो ऊतक कहलाएंगे। उसके बाद आ जाता है ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है बाबू? हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, और उसके हिंदी में औतिकी कहते हैं। औतिकी शब्द का नामकरण सर्वप्रथम नाम किसने किया था? मेयर ने किया था। औतिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेयर ने किया था। उसके बाद आ जाता है ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, देखो दो टर्म आते हैं, एक बिसैट कहीं कहीं पर लिखना आपको देखने को मिल जाएगा, एक बिकाट। ठीक है, बिसैट या फिर बिकाट, अधिकतर बिकाट ही मिलेगा, बिसैट कहीं कहीं पर मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिकाट ने 18वीं शताब्दी में किया था। 18वीं सदी में बिकाट ने ऊतक शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद आ जाता है बाबू सर्वप्रथम ऊतक का विकास। ऊतक का, अब ये बताओ, जो भी वस्तु होगी कहीं ना कहीं पर उसका निर्माण तो हो रहेगा, कहीं कहीं पर से तो वो विकसित होकर आएगी ना आपके सामने। तो उसका ऊतक का जो है विकास कहाँ पर हुआ था? ऊतक का विकास हुआ था सिलेंट्रेटा, एक संघ है, कई तरह के कई संघ होते हैं, उसमें से एक संघ है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा संघ में दो जीव आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रा तथा जेलीफिश। हाइड्रा तथा जेलीफिश, ये दो जीव ऐसे हैं जिनमें देखा गया था कि ये इनमें ऊतक का निर्माण हुआ है। ये एक कोशिकीय नहीं है, बहुकोशिकीय जीव हैं। एक कोशिकीय नहीं है, बहुकोशिकीय जीव है। क्योंकि ऊतक किसमें बनेगा? जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी उसी में ऊतक का निर्माण होगा। एक कोशिकीय जीव में कौन सा ऊतक का निर्माण होगा? किसी भी नहीं, क्योंकि एक यूनिसेलुलर जीव सिर्फ कोशिका ही कहलाएंगी। ठीक है, टिश्यू का निर्माण वो कभी नहीं करेंगी, अंग का निर्माण कभी नहीं करेंगी। जब इन सब का निर्माण नहीं करेंगे तो बॉडी का निर्माण कैसे कर लेती हैं? तो एक ही कोशिका उनके पूरी शरीर कहलाएगी। ठीक है, आपके टिश्यू और ऑर्गन ही गायब हो जाते हैं। आया समझ में? अब देखो बाबू आगे चलते हैं। ये तो हो गया कि कोशिका की जो उत्पत्ति हुई है, कोशिका का विकास कहाँ से हुआ है? सिलेंट्रेटा संघ के हाइड्रा तथा जेलीफिश दो ऐसे जीव थे जिनसे इसका विकास हुआ है। ठीक है, देखा गया था वहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं कि हम किस कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वाले वीडियो में। बाबू ये जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद वाला इसके जस्ट बाद वाले वीडियो हम लाएंगे आपके प्लांट टिश्यू पर, मतलब पादप ऊतक पर लाएंगे, आपको भी वो पूरी तरह समझ में आ जाएगा।
लेकिन उस जंतु ऊतक वाले में आपको हम जो भी बताने वाले हैं उसको पूरा पूरा बताएंगे, तब नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो जंतु ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक नाम सुना सा लग रहा है। इसको इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। उपकला ऊतक बाबू पूरे त्वचा का, जितने भी त्वचा है आपके शरीर में, उनका निर्माण किससे हुआ है? उपकला ऊतक से। आप कसाई को देखते हैं ना, क्या करता है? खींचता है खाल। खाल देखते हैं ना, जो जानवर के खाल खींचते हैं ना, वो क्या है? उपकला ही ऊतक खींच पाते हैं, उपकला ऊतक को निकालते हैं, तो वो क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, उपकला ऊतक ही होता है। उसके बाद आ जाता है संयोजी ऊतक। बाबू संयोजी का मतलब क्या होता है? कि संयोजी मतलब जो पूरे शरीर को जोड़ कर रखे, पूरे शरीर को जोड़ कर रखे। अब क्या क्या चीज़ है जो पूरे शरीर को जोड़ कर रखती है? एक तो आ जाता है ब्लड, खून आ जाता है ना, रक्त जिसको कहते हैं, वो भी पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है। हड्डी पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है ना जोड़ के। तो ये क्या आ जाएंगे? कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कनेक्टिंग टिश्यू, संयोजी ऊतक। अब आ जाता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक बाबू, अब ये बताओ, आपके त्वचा का तो काम हो गया, ठीक है, क्योंकि उपकला ऊतक क्या है? त्वचा है। उसके बाद संयोजी ऊतक हड्डी और मांस पे हड्डी हो गए और ब्लड हो गए। अब पेशी ऊतक क्या बच रहा है? पेशी ऊतक से आपकी बॉडी सॉलिड रहती है, ठोस रहती है, जिसकी वजह से आप किसी को भी फाइट मार सकते हो, सह सकते हो। वो किस पर जाएगा जोर? पेशियों पर जाएगा, ठीक है। तो पेशी ऊतक से पूरे बॉडी का निर्माण हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखते हैं तंत्रिका ऊतक। बाबू तंत्रिका ऊतक जो होता है ना, ये हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है। हमारे ब्रेन में जितने भी हमारे ब्रेन में तंत्र पाए जाते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? तंत्रिका ऊतक, ठीक है। लेकिन उनमें जो कोशिकाएं पाई जाएंगी, तंत्रिका कोशिका कहलाएंगी। एक कोशिका की बात करेंगे तो क्या? तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका। इंग्लिश की बात करेंगे तो नर्व टिश्यू ये कहलाएगा। तंत्रिका ऊतक को नर्व टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं इनके, हम सबसे पहले आपको बता दें बाबू कि हम उपकला ऊतक के ही बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। कारण क्या है कि संयोजी ऊतक में जो आपका ब्लड आ जाता है, रक्त, उसका भी अलग चैप्टर है। और जो आ जाता है कंकाल तंत्र, मतलब हड्डियां आ जाती हैं, तो उसका भी अलग चैप्टर है। इसको निपटाएंगे हम उसी में, लेकिन थोड़ा बहुत समझाएंगे इसको भी अच्छे से। पेशी ऊतक क्या होता है बाबू? इसमें भी जो रेखित पेशी, अरेखित पेशी और जितनी भी पेशियां आ जाती हैं, हृदय पेशी, उन सारी पेशियों को इसमें बताएंगे। और पेशी चैप्टर ही भी अलग है, ठीक है। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक तो आपको पता है कि ब्रेन जो चैप्टर है, ब्रेन चैप्टर ही वो भी अलग है। तो इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के अभी जो उपकला ऊतक है इनको हम निपटा ही देते हैं। निपटाएंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? आपको समझ में आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम उपकला ऊतक पर, ठीक है। अब बाबू लोग, आप लोग ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, कंसंट्रेट कर लेना, भूलोगे नहीं, गारंटी दे रहे हैं। देखो, ऊतक तो हम पढ़ लिए, ऊतक को समझ लिए कि कहाँ पर पाया जाता है, इसका कार्य क्या होता है। अब उसके बारे में, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एक एक टाइप से उठाएंगे, पढ़ते जाएंगे और याद करते हुए चलेंगे। और आपको याद करा के छोड़ेंगे, हम मानेंगे भी नहीं। उपकला ऊतक पहला टाइप कौन सा था? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक कहाँ पर पाया जाता है? पूरे बॉडी में, जितनी भी बॉडी है आपके, पूरा शरीर है, पूरे शरीर में जो ऊपर की त्वचा होती है ना, त्वचा, इसे क्या कहते हैं? उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू। उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू। वैसे ही बाबू, जो बॉडी के ऊपर पाया जा रहा है, तो आपको पता है कि उपकला ऊतक है। लेकिन ये बताओ, शरीर के अंदर भी तो कुछ अंतरंग हैं, कुछ अंग है ना, उनके कवरिंग कौन करेगा? उपकला ऊतक ही करेगा, ठीक है। दिमाग में गांठ बांध के रख लेना कि पूरे शरीर की जो ऊपरी परत है, त्वचा है, इसका निर्माण करेगा एपिथेलियल टिश्यू। उसके अंदर वाला जो अंतरांग है, अंग है, जैसे आपका किडनी हो गया, लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब क्या है? अंतरांग है। इनकी भी जो ऊपर की कवरिंग होती है ना, ऊपर की कवरिंग, इनका भी निर्माण करता है ये एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पर कुछ दे दिए, बता दिए कहाँ पर पाया जाता है। देखिए, त्वचा का निर्माण करता है, पूरे त्वचा का निर्माण करेगा। अंतरांगों की श्लेष्मिक परत, अंतरांगों की जो आंतरिक अंग है ना, उनकी श्लेष्मिक जो मुलायम परत होती है, तरल युक्त परत जो होती है ना, उनको भी सूखने से ये बचाता है। वसा का संग्रहण करता है। अगर आप लोग बाबू ध्यान से देखे होंगे कि जो ऊपर की स्किन हट जाती है, स्किन ऊपर की परत जब हट जाती है तो आपको बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है ना। जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है वो क्या है?
वसा का संग्रहण करके रखता है। इसीलिए देखते हो ना, कोई कोई महिला इतनी मोटी हो जाती है और कोई कोई पुरुष इतना सा हो जाता है। एक बात और बता दे रहे हैं, जो वसा होता है ना, वसा के कारण किसी किसी महिलाओं को, किसी क्या जितनी भी महिलाएं हैं, किसी को ठंडी नहीं लगती। वो फतोही जैसे पहन लेंगी और चल जाएंगी जमा जमा के बढ़िया से शादी विवाह में, समारोह में। उधर उसका पति क्या होता है, ठिठुर ठिठुर के कांप रहा होता है। क्या होता है, उसके अंदर वसा कम पाया जाता है। पुरुषों में वसा कम पाया जाता है महिलाओं की तुलना में, ठीक है। तो इसीलिए महिलाओं को देखो ऐसे ऐसे एक्टिंग द्वारा ऐसे ऐसा फैशन चलाएंगी और बिल्कुल स्वेटर तो पहनेंगे नहीं, स्वेटर नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। और वहाँ पर उसका पतिदेव ऐसे चढ़ाया हुआ है जैसे लग रहा है कि सारी ठंडी उसी को लग रही है। तो महिलाओं को ठंडी कम लगेगी। कारण क्या है कि उनमें वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, पुरुषों में वसा की मात्रा कम पाई जाती है महिलाओं की तुलना में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये पाया कहाँ कहाँ जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, मुख गुहा में, जो मुख है ना, इसके अंदर की जो भी परत होगी इनमें पाया जाएगा। अमाशय में, अमाशय जो ना स्टमक, हमारे अमाशय की दीवार में पाई जाएगी। आहार नाल, नासा गुहा, फेफड़ा, आंत्रों की जो आंतरिक परत है, जितने भी हमारी मांस पे जो जितने भी आते हैं ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक, पेट, ये सब में क्या होगी, इसके आंतरिक दीवार में, आंतरिक दीवार में कौन से पाई जाएगी, एपिथेलियल टिश्यू। याद रहेगा ना। अब आगे देखते हैं इसके जो टाइप्स हैं। देखो बाबू, इसके टाइप्स वैसे बना दिए फालतू में, फालतू में इसलिए बना दिए क्योंकि इनको कोई कोई लंबा लंबा होता है, मतलब क्यूबॉइड, थोड़ा सा कॉलमनर होता है, कॉलम के जैसा होता है, कॉलमनर कहते हैं, ठीक है। और कोई कोई इसे चौकोर टाइप में होता है, कोई कोई घनाकार होता है, कोई कोई पतला होता है, चपटा होता है। इन सब के टाइप से उनके आकार के अनुसार इसको बांट दिया गया फालतू में। लेकिन आपको ये भी बता देंगे, आप भूलेंगे नहीं। देखो पहला है सल की उपकला। सल की मतलब बिल्कुल चपटा, एक ही परत में पाया जाएगा। सल की मतलब एक ही परत में पाया जाएगा, चपटा रहेगा, ठीक है। कहाँ पर पाया जाएगा, आपके मुख गुहा में। मुख गुहा मतलब इधर में, नासा गुहा में, नाक की जो गुहा होती है ना अंदर की, उस वहाँ पर पाया जाएगा। त्वचा में पाया जाएगा। नेत्र की कॉर्निया में एक चीज़ और याद रखना कि जो ये टिश्यू होता है ना, टिश्यू होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब ये पारदर्शी नहीं होता है। लेकिन कॉर्निया, नेत्र की जो कॉर्निया होती है उसमें ट्रांसपेरेंट टिश्यू ही पाया जाता है। इसलिए वहाँ पर एक टेम्पर ग्लास पाया जाता है। आपके नेत्र की कॉर्निया में टेम्पर ग्लास पाया जाता है, जिसकी वजह से आपको पार दिखता है। अगर वो टेम्पर ग्लास हटा दिया जाए, टेम्पर ग्लास समझ नहीं रहे हो, देखो जो मोबाइल होती है ना, मोबाइल के ऊपर का ग्लास उठा दोगे, ग्लास हटाओगे ना, वो क्या है, टेम्पर ग्लास है। मोबाइल की सुरक्षा करता है ना, टेम्पर ग्लास ही सुरक्षा करता है। ग्लास हटाओ बस सुरक्षा हटा। वैसे हमारी आंख में जो टेम्पर ग्लास का काम करता है वो क्या होती है, नेत्र का कॉर्निया। अगर किसी को भी कोई नेत्र से संबंधित बीमारी होती है तो उसके नेत्र की कॉर्निया का ही ऑपरेशन होता है। अंदर की आंख का ऑपरेशन कभी नहीं होता, कॉर्निया के ही ऑपरेशन होता है। कॉर्निया को निकालकर हटा दिया जाता है, दूसरी कॉर्निया को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको दिखने लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं स्तंभाकार। स्तंभाकार मतलब क्या होता है, स्तंभ के समान होगा, कॉलम के समान होगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम ये कहाँ पर पाया जाएगा, देखो स्तंभ के समान होती है, लंबी होती है, स्तंभ के समान लंबी होती है। पाया कहाँ जाएगा, अमाशय, पित्ताशय, आंत की भीतरी दीवार आदि में। अमाशय, पित्ताशय, आंत की भीतरी दीवार। अमाशय कहाँ पे होता है, पेट में, हमारे अमाशय पेट में। और कौन सा है, पित्ताशय पेट के जस्ट बगल, लीवर से लटका हुआ, पेट के जस्ट बगल लीवर से लटका हुआ पित्ताशय पाया जाएगा। और आंत्र, छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनकी क्या होगी, इसकी आंतरिक दीवार में ये पाई जाएगी, ठीक है। इनका काम क्या होता है, स्तंभाकार ऊतकों का काम क्या होता है, ये पोषण करती हैं, भोजन का जो पाचन करती हैं, पाचन करने में मदद करती हैं, ठीक है, पोषक पदार्थों का पाचन करती हैं, याद रहेगा ना। अब आगे देखते हैं घनाकार। घनाकार बाबू मतलब जो क्यूबॉइडल शेप में होगी, क्यूब के जैसी होंगी, क्यूब के जैसी होंगी तो वो कौन सा होगा, घनाकार या घनाभ। इसको इंग्लिश में क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। पाया कहाँ कहाँ जाएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाएगा, घनाकार होती, ऐसे समझ लेते हैं, घनाकार और इकाहरी होती है, बता दिए आपको। अब देखो लार ग्रंथि में, जो लार यहाँ से पायरोटिड ग्लैंड, यहाँ पर और यहाँ पर नीचे ये पायरोटिड ग्लैंड लार ग्रंथि में ये पाई जाएगी, ठीक है। आइरिस आपको बता दिया ना कि आइरिस में यहाँ पर जो पुतली है ना, पुतली के जस्ट बगल में आइरिस होता है, वहाँ पर भी पाया जाएगा। यकृत, आपके जो लीवर है, लीवर को क्या कहेंगे, यकृत कहेंगे। लीवर में भी कौन सी कोशिका पाई जाएगी, घनाकार, ठीक है। गांठ बांध कर रख लो कि यकृत में कौन सा ऊतक पाया जाएगा, घनाकार को ऊतक पाया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं श्रावण, उत्सर्जन, अवशोषण। इसका काम क्या होता है,
घनाकार कोशिकाओं का काम क्या होता है? श्रावण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और अवशोषण करते हैं। अब बाबू ये बताओ कि जो यकृत होता है वो उत्सर्जन करेगा कि नहीं, अवशोषण करेगा कि नहीं, श्रावण करेगा कि नहीं, सब करता है। ठीक है, लीवर जो होता है सारा काम करता है, लीवर बहुत सारे काम करता है। आगे देखते हैं, रोमाभ तथा पश्माभि उपकला। रोमाभ मतलब रोम युक्त होते हैं, इनकी जो ऊतक होते हैं ना वो रोम युक्त होते हैं। ठीक है, रोम युक्त मतलब उनमें रोए निकले रहते हैं। जैसे आपके चित्र में सारे उपसल की उपकला का भी चित्र दिखाया गया होगा, स्तंभाकार उपकला का ऊतक ये भी आपको चित्र दिखाया गया। घनाकार तथा घनाभ, घनाकार या घनाभ इसका भी आपको चित्र दिखाया गया। वैसे रोमाभ का चित्र आप भी देख लो, रोमाभ का चित्र देख लो, ये कैसी दिख रही है आपको? बिल्कुल इसमें रोए रोए जैसे दिख रहे हैं ना, और बीच बीच में चषक कोशिकाएं, चषक कोशिका मतलब गोबलेट सेल पाई जाएंगी। ठीक है, ये रोम युक्त इकहरी परत होती है, रोम युक्त रोए होते हैं और इकहरी परत होती है, सिंगल लेयर होती है। ठीक है, और क्या होता है, पाया कहाँ कहाँ जाएगा? गर्भाशय की दीवार, जो महिलाओं में गर्भाशय होता है ना उसकी दीवार में पाया जाएगा। मेरुरज, जो बीच में मेरुदंड होता है ना, मेरुदंड जिसको वजह से हम सीधे खड़े रह पाते हैं, उसके बीच में मेरुरज जो होता है, उसी मेरुरज से भी ये रोमाभ ऊतक से ही उसका निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय गुहा। केंद्रीय गुहा बाबू, जो आपके बीच में जितनी गुहाएं हैं, गुहाएं मतलब क्या होता है? खाली स्पेस जितनी है ना उसको क्या कहेंगे? केंद्रीय गुहा। बीच में केंद्रीय गुहा क्या है? आपका हार्ट है, हार्ट के बगल में 2 फेफड़े हैं, ये क्या? केंद्रीय गुहा बीच में पाया जा रहा है ना। उसके नीचे जस्ट डायाफ्राम है, डायाफ्राम ये सब क्या है? केंद्रीय गुहा है। ठीक है, बीच में क्या पाया जाएगा? डायाफ्राम। तो केंद्रीय गुहा का निर्माण किससे होगा? रोमाभ युक्त से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी मतलब जहाँ से अंडोत्सर्ग होता है, अंडवाहिनी। ठीक है, जहाँ से वीर्य का निर्माण होता है, स्खलित होता है, वहाँ पर क्या पाई जाएगी? रोमाभियुक्त पश्माभि। ठीक है, रोमाभियुक्त या फिर पश्माभि उपकला पाई जाएगी, उसमें भी रोए होते हैं, रोम युक्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर पाया जाएगा? मूत्रवाहिनी में पाया जाएगा। बाबू मूत्रवाहिनी कहाँ पर होगा? जो आपका वृक्क होगा, वृक्क। ठीक है, किडनी जो होता है ना, किडनी के जस्ट नीचे से लटकी हुई 2 आपको मूत्रवाहिनी वहाँ पर आपको दिखाई देगी। वो उसमें की जो ऊतक होते हैं ना, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो किससे? रोमाभियुक्त उपकला ऊतक से बनी हुई होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो गति कर पाती हैं, ये ना रहे तो गति ही ना कर पाए। ठीक है, इनके सबकी क्या आंतरिक दीवार में ये पाई जाती हैं। अब ये देखो इनका काम क्या होता है? संबंधित गुहा, जितनी भी आपको गुहा बता दिए है ना, मूत्रवाहिनी, अंडवाहिनी, गर्भाशय, रोमयुक्त, ये बीच बीच में जो चषक कोशिका, केंद्रीय युक्त गुहा, ये जितनी गुहाएं पाई जा रही है ना, इनके लिए जो अर्ध तरल या तरल पदार्थ हैं, अर्ध तरल या तरल पदार्थ में श्लेष्म में गति की लहरें उत्पन्न करता है। श्लेष्म मतलब जो लिक्विड टाइप में तरल होता है ना, उसमें गति की लहरें उत्पन्न करेगा, ताकि ये आगे बढ़े और पीछे वाला वो भी आए, वो गति ही प्रदान करती रहती हैं। ठीक है, तो ये आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब एक उपकला ऊतक यहाँ पर देख रहे होंगे। देखो बाबू, उपकला ऊतक मेनली 2 टाइप में होता है, वैसे हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं ताकि आपको कहीं भी कोई समस्या ना हो। देखिए, एक उपकला ये ऊपर वाली होती है, जो क्या क्या काम करती है? हमें विभिन्न रसायनों से हमारी सुरक्षा करती है, बाहरी आघातों से हमारी सुरक्षा करती है, और ये हमारी जो अंदर की त्वचा होती है ना, अंदर की मांसपेशियां होती है ना, उसकी सुरक्षा करती हैं ये बाहरी उपकला ऊतक। इसके एक खराबी है। खराबी क्या है कि अगर इसको अधिक समय तक पानी मिला तो ये सिकुड़ने लगती, प्रभावित होने लगती हैं। अगर आप कभी भी धान वगैरह या फिर लगाए होंगे ना, तो आप देखे होंगे कि आपके हाथ की जो जितनी भी मांसपेशियां होती है वो क्या सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, पानी की वजह से ये पानी इसको इफेक्टेड कर देता, प्रभावित कर देता, जिसकी वजह से हाथ की पेशियां, मांसपेशियां जो सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये बाह्य वाला जो परत होता है, हमारा उपकला ऊतक का जो बाह्य त्वचा वाला होता है, ये अधिक समय तक पानी को झेल नहीं पाता है, प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, त्वचा सिकुड़ जाता है। अब उसके बाद आ जाता है आंतरिक जो उपकला होता है। अब आंतरिक उपकला में बाबू ये बताओ, आंतर में जितने भी पाए जाते हैं उन सब में भी तो पानी की आवश्यकता होती है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो सूख जाएंगे तो आपका काम ही नहीं करेंगे, इधर खटर खटर जहाँ जाओगे उधर खटर खटर लड़ते रहेंगे, तो वहाँ पर क्या पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उनको महत्वपूर्ण क्या है? पानी। और उसके बाद जैसे हमारी जीभ है ना, अब बताओ ये बताओ कि जीभ अगर सूख गई तो क्या होगा? बोल ही नहीं पाएंगे हम, बोलना कुछ है तो कुछ और बोल देंगे, तो क्या होता है? ये हमारे अंतरांगों को जो है ना भिगाए रखने में मदद करती है। ठीक है, सूखने से बचाती हैं।
तो उम्मीद है कि आपको उपकला उतक समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए बाबू, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसके बाद वाला हम लेकर आएंगे, उसमें आपको जो भी आपके पार्ट बच रहे हैं उन सारे पार्ट को हम वहाँ पे क्लियर कर देंगे। इसके बाद वाला जो पार्ट लेकर आएंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये पूरी गारंटी मैं दे रहा हूँ। अगर आप हाई स्कूल या फिर कहीं भी इंटर की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एग्जाम बेस पर तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। क्योंकि सारे टॉपिक को हम, सारे कॉन्सेप्ट को और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर इन्वॉल्व किए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।